नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस और सपा में सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अखिलेश ने अपने बयान में कहा कि दोनों पार्टियों के बीच कई स्तर की बात पहले हो चुकी है। सपा ने लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि सपा ने कांग्रेस को 15 सीट देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं ने इसका विरोध करते हुए और ज्यादा सीटें मांगी थी। आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर क्या कहा है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अभी बातचीत चल रही है। तो देखिए, न्याय यात्रा जब से राहुल गांधी की शुरू हुई है, उसी समय से लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। एक तो उनकी पार्टी के नेता भी पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख कर रहे हैं। साथ ही अलायंस के जो पार्टनर हैं, उनमें इतना ज्यादा असंतोष दिख रहा है, जिसकी वजह से एक एक करके अब साथी बिछड़ने शुरू हो गए। शुरुआत अगर कहें तो वो हुई थी पश्चिम बंगाल से, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने वाली थी। उससे ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर अकेले चुनाव टीएमसी लड़ेगी। यह पहला झटका था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना शायद कांग्रेस ने भी नहीं की होगी, क्योंकि INDIA अलायंस को एक तरीके से बनाने में सबसे महती और अहम भूमिका अगर किसी की रही है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रही है। लेकिन हुआ ऐसा कि नीतीश कुमार ने भी INDIA गठबंधन को छोड़ दिया और कांग्रेस से नाता तोड़ते हुए एनडीए में चले गए। उसके बाद एक और बड़ा झटका लगा उत्तर प्रदेश में, जब आरएलडी ने दूरी बनानी शुरू कर दी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अब जो अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, इसमें वो सीटें भी हैं जिस पर समझौते के तहत संभव था कि आरएलडी को वो सीट मिले। तो ये तो अब तय हो गया है कि आरएलडी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। लेकिन क्या कांग्रेस और सपा के बीच सहमति बनेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी से झटका लगता है दिल्ली और साथ ही साथ पंजाब में। आम आदमी पार्टी वहां भी सभी सीटें चाहती है, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर भी अलायंस पार्टनर ये चाहते हैं कि सभी की सभी सीटें उनको दी जाए। लगभग 3 सीटें वो चाहते हैं, फारूक अब्दुल्ला की 3 सीटें उनको दी जाए। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जो है इनको मनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, कि आप जो सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार हैं। पहले तो अखिलेश यादव ने क्लियर किया था कि 11 सीटें, तो क्या 11 सीटों पे कांग्रेस मानती है या नहीं। साथ ही साथ आपको बता दें कि फिर चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी ने 15 सीटों को लेकर के यह कहा कि 15 सीटें हम दे सकते हैं। उसमें भी सहमति क्या बनेगी या नहीं बनेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। और जो शर्त रखी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की अखिलेश यादव ने, वो शर्त क्या अखिलेश यादव मानेंगे
माफ कीजिएगा, राहुल गांधी मानेंगे, कांग्रेस मानेगी, क्योंकि एक बड़ी बात यह भी निकल करके सामने आ रही है कि यूपी कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहता है। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर भुवन भास्कर जी हमारे साथ हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुभेंदु शेखर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। यश जी और सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले भुवन भास्कर जी आप ही के पास आ रहे हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, ये देखते देखते पूरा कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हम लोग तो शुरू से माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास होगा उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। और जब आदरणीय ममता जी ने, आदरणीय नीतीश जी ने, आदरणीय उन्होंने सभी ने प्रयास करा और हम लोग सबसे आगे दिखाई दी। और रही बात यात्रा में, जब निमंत्रण आया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो अमेठी या रायबरेली में यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन जब यात्रा में शामिल होंगे तो उस समय तक हमारी तैयारी क्या है? क्या हमारे सीटों का बंटवारा हो गया है? निश्चित तौर पे ये प्रश्न उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आप सीटों का बंटवारा फाइनल कर लीजिए, हम यात्रा में शामिल हो। ठीक है, तो बंटवारे को लेकर के अखिलेश यादव ने तो जरूर कह दिया, और पहले 11 सीटें देने की आपने बात की थी, अब खबर है 15 सीटें देने की। तो आप तो दे रहे हैं, बंटवारा नहीं कर रहे हैं, आप तो दे रहे हैं कि इतना पे लड़ लीजिए, नहीं तो फिर आप अपना देख लीजिए। देखिए, राजनीति में जिस राज्य में जो बड़े भाई की भूमिका में होता है वही फैसला लेता है। मध्य प्रदेश में हम भी सीट मांग रहे थे, उत्तर प्रदेश में ये भी सीट मांग रहे हैं। यहाँ अगर मध्य प्रदेश में जो हमारी स्थिति है वही उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति है। तो निश्चित तौर पे बड़े भाई फैसला करता है कि राजनीति में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और हमारी आपस में सूची एक दूसरे को जारी है, हम लोग भी सूची दे रखी है, उन्होंने भी सूची दे रखी है। आप कांग्रेस का है कि वो कांग्रेस फाइनल कर ले, हमारे नेता तो तैयार है। ठीक है यश जी, ऐसे कैसे चल पाएगा सर? क्या चलाना है अभिषेक जी? चलाना है INDI गठबंधन को, आपको चलाना था, वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे करके सब दूर होते जा रहे हैं। अभिषेक जी, 2014 से पहले क्या आपने कभी इतनी सारी परिचर्चाएं गठबंधनों पे की हैं क्या आज देश में? और मैं जानता हूं इस समय हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या 2014 के पहले हम लोग जब परिचर्चाओं में इकट्ठे होते थे तो क्या हमारे पास ये मुद्दे होते थे? मैं आपसे रोज पूछता हूं जब भी हमारी मुलाकात होती है, और मैं सभी से पूछता हूं यहाँ पे, समाजवादी पार्टी और हमारे बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जो भी सीटों का बंटवारा होगा, वो आपको निश्चित रूप से समय के साथ पता चलेगा। ये बिल्कुल पक्का है, भुवन भास्कर जी यहीं बैठे हैं, ये बिल्कुल पक्का है कि नफरत और झूठ के दम पे अत्याचारियों की सत्ता के खिलाफ तो समाजवादी पार्टी भी है, हम भी। तो ये हम कितनी सीटों पर हैं, क्या हो रहा है, कौन बीजेपी के खिलाफ कहां से खड़ा हो रहा है, ये मोहल्ले के कलेशकारी व्हाट्सएप अंकलों की तरह भाजपा की सारी रुचि इसमें ही क्यों है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये बीजेपी को सिर्फ यही क्यों जानना है कि कांग्रेस क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है? करने दीजिए ना हमें, आप चलाइए। आप पहले अपने जो आपका सम्मेलन हुआ था उसका नाम कॉन्क्लेव है, काउंसिल है, या आरएसएस वालों की तरह आप बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं जो आरएसएस ने किया था, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। आप बीजेपी कांग्रेस कर रहे थे अभी 3 दिन से। आप अपनी पार्टी का भजते हैं, लेकिन आपको नड्डा साहब का मान रखना नहीं आता है, राजनाथ सिंह जी का मान रखना नहीं आता है। यदि आपको यही बर्तन फोड़ने हैं बैठ के, तो आइए इन पे बात करते हैं। हमारे बीच में क्या हो रहा है उसमें कभी विश्लेषक महोदय जो है वो प्रवक्ता बन जाते हैं बीजेपी के, कभी वाइस वर्सा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम कोई सवाल रखते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश में कई दल हैं जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनका क्या अस्तित्व है आने वाले चुनाव में? चलिए बताइए। हम तो कर लेंगे भुवन भास्कर जी, और हम यहीं बैठे हुए हैं, हम आपको समय से सारी जानकारी देते रहेंगे। एक चीज देखिए यश जी, अलायंस INDIA अलायंस बना,
अगुवा एक तरीके से नीतीश कुमार थे, इस बात को आप स्वीकार करेंगे? आज वो आपके साथ नहीं है। इसमें एक महती भूमिका टीएमसी की थी, ममता बनर्जी की थी, आज वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। एक महत्वपूर्ण भूमिका आरएलडी की थी, अब अखिलेश यादव की पार्टी ने जो आज नाम अनाउंस किए हैं उसमें वो सीटें हैं जहां आरएलडी को जाती, लेकिन वो भी साफ। तो धीरे धीरे तो बिखर आपका कुनबा रहा है, संभालना आपको है। मैं यही कह रहा हूं अभिषेक जी कि राजभर जी जो हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो तो कह रहे हैं कि हम सूची नहीं बनने देंगे जब तक मंत्री नहीं बन जाएंगे। तो ये भी तो बिखराव है ना, इस पे भी तो बात कीजिए। नहीं, सूची वो कह रहे थे कि अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे चुनाव आयोग की। हाँ बताइए, वो अधिसूचना चुनाव नहीं होने देंगे। ये ठीक है, उसका जवाब तो मैं ले लूंगा, लेकिन बात ये है, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं अभिषेक जी। मैं और भुवन भास्कर जी मिलकर किसी का मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, अरे सर, तो मजाक तो तब उड़ता ना जब अखिलेश यादव आज राहुल गांधी को रिसीव करते, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ होते। कहां है सर? देखिए, नहीं, देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अभी जैसे प्रियंका जी भी यात्रा ज्वाइन करने वाली थी जिस दिन, उस दिन वो नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें वो एक अलग इशू था सर। हाँ, वो देखिए, तबीयत तो खराब होना और क्लियर कर देना कि पहले सीटों का बंटवारा कीजिए। हाँ, नीतीश कुमार भी यही कह रहे थे कि ये इतना स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं कि 2024 के बाद कभी जाकर के सीटों का बंटवारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नहीं अभिषेक जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जी में बहुत फर्क है। अखिलेश यादव जी 5 चुनाव में 9 बार मुख्यमंत्री नहीं बने, तो ये तुलना मत कीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कल तक उन्हीं की अगुवाई में आगे बढ़ रहे थे। और हम आपको समय से सब कुछ बता दें। ठीक है शुभेंदु जी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप ठीक है, यश जी का आप रिप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि जो बिखराव फिलहाल INDIA गठबंधन में दिख रहा है, उसका सीधा सीधा लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से आप मौन भी हैं। आपकी पार्टियों में भी अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है जो अलायंस पार्टनर हैं। देखिए, पहला तो मैं ये कहूंगा कि एक तो इंडिया गठबंधन का जो इंडी गठबंधन है उसके अंदर बड़ा बिखराव है। और यश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आपके घर के अंदर इतना झगड़ा है, झगड़ा करते करते आप गेट पे आए, पहले आप चौराहे पे खड़े हो और आप कह रहे हो कि बाकी जो मोहल्ले वाले हैं आपको देखे ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लड़ाई को कोई ना देखे तो घर के अंदर झगड़ा करो, घर के बाहर नहीं। यदि बाहर झगड़ा होगा तो पब्लिक देखेगी और मजाक भी बनाएगी। आप कितने साथ साथ हैं अखिलेश जी के साथ, ये उनके स्टेटमेंट से पता चल जाता है। हमको समझाने की जरूरत नहीं है आपको। आप किसी का भी मजाक बनाएं, मिल के बनाएं, पर मजाक आपका बन रहा है, कांग्रेस का बन रहा है। आज कांग्रेस का गठबंधन जो बनाने की कोशिश करी, वो जहां जहां राहुल भैया जाते हैं, बाबा जाते हैं, वहां वहां टूट जाता है। और खुद जो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो मनीष तिवारी जी हो, चाहे वो सिद्धू हो, चाहे वो कोई और लोग हो, अभी 3 MLA अभी भी राजस्थान से आधा घंटे पहले भाजपा में ज्वाइन कर गए। तो चारों तरफ जहां जहां राहुल बाबा जाएंगे, इनका गठबंधन वहां खराब होगा और हो रहा है। ये कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं हमको समझ में नहीं आता। ये जोड़ने वाला यात्रा है, भारत जोड़ो है, या कांग्रेस तोड़ो है। यदि ये भारत जोड़ो है, कांग्रेस जोड़ने के लिए चले थे, शुभेंदु जी, वो सब तो ठीक है, वो उनका तो बिखराव साफ तौर पे दिख रहा है, लेकिन अभी तक बंटवारा आप भी नहीं कर पाए हैं सीटों का। आपने भी ऐसा नहीं है कि अनाउंस कर दिया कि हाँ आज तक आपको बट गई। आज तक आपको किसी भी मेरे अलायंस ने, भाजपा के अलायंस ने कहीं घर से बाहर निकलकर शोर सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया। मेरा ये कहना है कि हमारा जो कुनबा है, अरे ये 5 मिनट पीछे चल रहे हैं शुभेंदु जी। अरे हम किसी भी 5 मिनट 10 मिनट की वेट नहीं करते श्रीवास्तव जी। नहीं आप 5 मिनट पीछे चल रहे हैं शुभेंदु जी। ये सब 5 मिनट 50 मिनट की बात है। ये लोग आएंगे
और जाएंगे। अच्छा, आपकी हमारा तबीयत ठीक है? वो गठबंधन- पिछली बार कुछ मजाक चल रहा था तो आप कुर्सी पर बैठे बैठे कूदने लगे थे, चिंता हो गई यस थी आपकी। यस जी प्लीज, यस जी देखिए इस प्लीज, तरीके से यस जी प्लीज, तो देखिए बोलेंगे, ये इनको चीज यदि तमीज नहीं ये है, शुभेंदु जी, इनको यदि शुभेंदु जी, एक तमीज सेकंड, नहीं है कि डिबेट कैसे की जाती नहीं, है, यश जी, तो ये पहले ये- पढ़ के आए। तमीज तो भैया आप एक नड्डा जी सेकंड, के लिए एक- नहीं कर एक- पाए। एक तो सेकंड, आप क्या- सर, नरेंद्र प्रधान जी बैठे हैं। देखिए एक चीज, नड्डा जी यश के जी, लिए मान प्रॉपर सम्मान डेकोरम नहीं होता शुभेंदु है। जी, एक आजकल सेकंड। के आप ऐसे शुभेंदु जी, प्रवक्ता एक लोग सेकंड, कम एक से कम सेकंड, तमीज से बैठे। शुभेंदु जी, इतनी एक सेकंड, चीज एक है सेकंड। और आप इन शुभेंदु लोगों जी, को यस जी, बताइए, यस जी, चैनल यस जी, नहीं प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज। नहीं, मैंने कोई नहीं, पर्सनल ये कमेंट नहीं किया अभिषेक जी, मैं जो कह आप रहा हूं। देखिए, समझदार आप भी हैं, नहीं, नहीं, समझदार मैंने मैं भी हूं, कोई पर्सनल ठीक है, ये कटाक्ष नहीं, नहीं ये किया है। पर्सनल पिछली कटाक्ष डिबेट और जो पर्सनल शुभेंदु जी कमेंट से हुई नहीं, थी, शुभेंदु जी आपने अपनी आप कुर्सी पे बैठे बैठे कूद रहे थे। नहीं, आपने मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, नहीं, ये हुआ है। एक चीज, भैया सुनो, यस जी, आप देखिए, आपने उनके जो अभी बीजेपी की 2 दिन बैठक हुई, आपने उस पर कमेंट किया, ठीक है, आप पार्टी पे उनकी नीतियों पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल नहीं, क्योंकि हो सकता है, फिर तो मैं तो नड्डा जी क्योंकि की हो बात सकता कर है रहा आप हूं, दोनों नड्डा कल एक जी ही के पार्टी में हो, पर्सनल तब क्या करेंगे? नड्डा जी का मान सम्मान नहीं है इनकी पार्टी में, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, तो वो रिप्लाई उसका कर रहे हैं, उसका रिप्लाई वो कर रहे हैं। मैं पूरी कि बात जेपी का नड्डा का जवाब दे कितना चुका सम्मान हूं, वो शुभेंदु करते जी, हैं, फिर वही लेकिन शुरू पर्सनल कर नहीं देते सर, हैं। ये भी तो ये मेरी देखिए ना। सभी से रिक्वेस्ट है, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, तो श्रीवास्तव जी, नहीं, ये मेरी यहाँ रिक्वेस्ट पर है। मैं गाली गलौज सुनने और सुनाने नहीं आया। नहीं, कोई किस हम ये पॉइंट के पर्सनल ऊपर कमेंट पॉइंट के बिल्कुल ऊपर नहीं। बोल रहा हूँ। जयंत जी आपके साथ चले गए, 3 एमएलए आपके साथ चले, अभी 15 मिनट पहले बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। कमलनाथ जी यहाँ पे पूरी टीम लेके बैठे हुए हैं, कब वो टूट जाए। सिद्धू जी और मनीष तिवारी तक का नाम आ रहा है। मेरा ये कहना है कि आप अपना घर संभालो, अपना कुनबा संभालो, अपना अलायंस संभालो, यदि संभल सकता है। हमारे घर पे यदि थोड़ी बहुत भी यदि आग लगी है तो हमारे घर से बाहर आवाज नहीं गई है। आप तो मोहल्ले के ऊपर, चौराहे के ऊपर आपके लोग, आपके साथ के लोग सत्य के साथ भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। टीएमसी कहती है हम आपके साथ नहीं करेंगे, दुनिया के हर पार्टी, केजरीवाल जी ने मना कर दिया। थोड़ा पंजाब जोर में से कुछ बोलिए नहीं होगा। शुभेंदु जी, आपकी मेरा ये आवाज कहना नहीं आ है- रही। मेरा ये कहना है कि आप अपना घर संभालिए। हमको लगता है अब की बार 15-20 सीटें आपकी टोटल में भी आ जाएं हैं तो कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी थी उसका ऐसा हर्ष होगा, और चुनाव से पहले ऐसा हर्ष होगा, ठीक है। हमको कभी कल्पना भी नहीं थी। ठीक है, अब बस निरंजन अब पोद्दार इनका जी, जो है ना- निरंजन पोद्दार जी, जिस तरीके का बिखराव जब शुरुआत हुई थी, पटना में बैठक हुई थी, तो ऐसा लगा था कि इस बार का चुनाव जो है वो मतलब 50-50 का होगा। लेकिन आज जब हम चुनाव से ठीक डेढ़ महीने पहले जब बैठ करके बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये 50-50 की लड़ाई ही नहीं अब रह गई है। देखिए अभिषेक जी, जिस टाइम ये इंडिया गठबंधन बना था तो उस टाइम मेरे को थोड़ा इको आ रहा है, इसको ठीक करवाइए प्लीज। बिल्कुल ठीक है, मैं पीसीआर की टीम को बोलता हूं, ये दुरुस्त करेंगे। देखिए जब इंडिया उस टाइम भी ये बातें उठ रही थी कि जिस तरीके से ये 27-28 दल मिले हैं, क्या ये अपना वैमनस्य, अपना राजनीतिक स्वार्थ तज पाएंगे? क्या ये एक दूसरे के ऊपर इतना बड़ा भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी तक हिंदुस्तान की राजनीति में देखा गया है कि जिस तरीके से दल मिल तो जाते हैं, जो बराबर के दल होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन एक दूसरे के साथ वो भरोसा और वो जिसको कहते हैं त्याग की भावना या समर्पण की भावना वहां पे नहीं होती। और जब किसी भी संबंध में ये संबंधों में जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक उनकी ज्यादा, मेरे हिसाब से उनकी लास्टिंग या उनकी ज्यादा उम्र नहीं होती। अब यहाँ पे चीज देखने वाली बात यह है कि जैसे एक बार कपिल सिब्बल जी ने पंजाब के मामले में कहा था कि क्या जब घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे क्या उसके बाद में आप जगोगे? तो कहीं ना कहीं आज आप देखिए कि जिस तरीके से दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जहां पे अब इनको अपने कैंडिडेट फाइनल करने चाहिए, सीट बंटवारे के बाद में इनका अगला स्टेप होना चाहिए, वहां पे केवल और केवल बिल्कुल यही लग रहा था, और इसी वजह से कई नेता जो अलग हुए हैं वो इसी कारण से कि अभी तक ये गठबंधन आकार तो ले रहा है लेकिन उस दिशा में नहीं बढ़ रहा है जहां पे सीट बंटवारे हो जाएं, जहां पे अब मैदान में उतरने की तैयारी में बीजेपी है, वहां आप अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए। ठीक है, आता हूं यश जी, यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो मैं सीधे के शर्मा जी के पास जाऊंगा, उनका कमेंट लूंगा, उसके बाद फिर चर्चा को ओपन करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से INDIA अलायंस जो है वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बिखर रहा है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, चर्चा कर रहे हैं हम लगातार। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि जैसे ही ब्रेक से लौटता हूं के शर्मा जी के पास चलेंगे। के शर्मा जी, आपके पास आ रहे हैं। अभी जो फिलहाल आप स्थिति देख रहे हैं INDIA अलायंस की, वो किस दिशा में जाती हुई दिख रही है? क्या आज के डेट में आपको लग रहा है कि ये अलायंस अब एग्जिस्ट भी कर रहा है? शेख जी, एक कहावत है कि रस्सी जल गया बल नहीं गया, ठीक है ना? तो ये जो अभी जो है ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। हाँ, बोलिए के शर्मा जी, बोलिए। हाँ, हेलो जी जी, आवाज बोलिए। आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ, बोलिए। जिस तरह से विनाश जब आता है ना तो आदमी का विवेक बढ़ जाता है, तो जब है तो ये चीजें है। अब जो स्थिति अभी समाजवादी पार्टी की है और जो स्थिति अभी कांग्रेस की है, भली वो जमीन पे जनता ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। जनता ने नहीं कहा कि 400 कौन जीतेगा, वो बीजेपी जीते कांग्रेस, वो तो अभी देखिए एग्जाम होना बाकी है। पर एग्जाम से पहले जो पढ़ाई है, जो तैयारी होती है, एग्जाम परीक्षा की तैयारी है, उसमें तो सफल दिखते दे रहा है। इतनी गंदी राजनीति हो गई अभिषेक जी कि आपने अभी थोड़ी देर पहले यश जी को देखा पर्सनल कमेंट करते हुए। उसी तरह देश में जो बड़े बड़े नेता हैं वो एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पॉलिटिक्स में लोग चोर मौसेरे भाई होते थे। मतलब एक चाहे राजनीति में कुछ भी हो जाए, एक दूसरे के खिलाफ में कम से कम इतना सम्मान होता था और कम से कम लोग एक दूसरे को इस तरह से जेल भरो आंदोलन नहीं करते थे या जेल भेजने का आंदोलन नहीं होता था। पर अभी की जो राजनीति हो गई है, जो कांग्रेस के जो युवराज जी जो उन्होंने पनौती शब्द का यूज किया था, कहीं ना कहीं ये पनौती शब्द जो है ना, ये साबित करना चाहते हैं कि ये पनौती शब्द जो है वो न्याय यात्रा के साथ जुड़ गया है। जैसे जैसे हर एक राज्य में न्याय यात्रा जैसे ही घुसता है, एक उनका विकेट है ना वो गिर जाता है। अभी तक 13 विकेट गिर चुके हैं। चुनाव से आने से पहले 13 ऐसे बड़े नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए या शिवसेना में शामिल हो गए हैं, अलग अलग पार्टियों में, लेकिन वो कांग्रेस की छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज अब ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से बीजेपी डोरे डाल रही है, लोग कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा घर टूट रहा है, टूट नहीं रहा है। बाबर भी आया था तो 1100 सेना लेके आया था और यहाँ पे सेना बनाया था। तो बीजेपी पास हो सकता है उनके पास नेता नहीं हो या उनके पास, लेकिन जब वो आज के डेट में सारे नेता वो बीजेपी जो है कांग्रेस से लेके जा रही है, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि जो अंग्रेज जब 200 वर्षों शासन किया था, वो डिवाइड एंड रूल का एक सिस्टम को उसने फॉलो किया था। तो बीजेपी कहीं ना कहीं 400 पार जो है वो इसी फॉर्मूले पे चल रही है कि दूसरे घर में डोरे डालना या दूसरे घर में। तो मैं अभी यहाँ जो कहूंगा कि दोनों पार्टी जो है ये ऐसी हरकतें जो कर रही है, वार प्रत्यवार का जो है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस अपने अपनी चुनावी रणनीति को ध्यान देना चाहिए और चुनाव पे फोकस होना चाहिए, बजाय जनता के बीच में ये लेके जाए कि हमने कितना काम किया है, कितना विकास किया है, इस मुद्दे पे ले जाए कि देखो कांग्रेस के तो सारे साफ हो गए, अब सिर्फ राहुल गांधी का इस पार्टी में आना बाकी है, सभी तो तोड़ के चल गए, एक वही बच गए हैं। तो ये एक सिंबल नहीं, लेकिन ये आपको लगता है लोकतंत्र के लिए भी क्या सही है? क्योंकि कहा जाता है लोकतंत्र में जब तक आपका विपक्ष मजबूत नहीं है तो फिर बहुत मुश्किलें होती हैं। बिल्कुल सही अभिषेक जी, विपक्ष जब देश का तरक्की विकास जो होता है वो देश की डेमोक्रेसी तभी जिंदा रहेगी जब पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होगा। और दोनों तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे का सम्मान और एक तरह की जो डेमोक्रेसी का जो है एक दूसरे का, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी दूध का धुला है, कांग्रेस तो गलती करती है, उन्होंने कुछ ऐसे जो पर्सनल कमेंट करते हैं और जो हरकतें किया, पर्सनल कमेंट तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो मर्यादा है राजनीति की उसको बनाए रखने की जरूरत होती है। ठीक है के शर्मा जी, आता हूं फिर आपके पास। आपने देखा होगा सीबीआई का एक यूज जो है पहले कांग्रेस करती थी, अब कहते बुद्धि तो उसी ने दी है, अब उसका जो पलटवार है वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के रूप में बीजेपी कर रही है। भुवन जी, तो दोनों ही अच्छे नहीं है।
ठीक दोनों है। देश के डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है भुवन जी, जब मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था तो ठीक यही वर्ड थे कि आइए फिर उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, वही अभी देख रहे हैं क्या कांग्रेस को? देखिए, मैं आपकी बात का सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अभी साथियों को सुन पा रहा था, जो बात करी थी आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और जिन पर आरोप लगाया था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है, उनको सबको अपनी पार्टी में लेकर कांग्रेस युक्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, और सारे भ्रष्टाचारी बिल्कुल गंगा वासी बॉर्डर में नहाकर भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल निर्मल साफ हो गए हैं। चाहे वो चौहान साहब हो उनके, चाहे आप राणा जी हो, चाहे अजीत पवार साहब हो, जिनमें 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप प्रधानमंत्री जी ने लगाने का काम करा था। तो आज स्थिति ये है, और देखिए किस प्रकार एक पार्टी जो कहते हैं मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो अभी इनके भारतीय जनता पार्टी के वो कह रहे थे कि ये लोग अपना जो झगड़ा है वो सार्वजनिक ना करें। कल देखा नड्डा जी हाथ हिलाना चाह रहे थे, और कैसे अमित शाह जी ने उनका हाथ झटक के सीधा पीछे बैठाने का काम करा। राजनाथ जी की केवल इतनी गलती थी कल कि वो माला के अंदर आना चाहते थे मोदी जी के, कैसे उनको माला से बाहर करा गया। कल पूरा देश देखना चाह रहा है, इनका झगड़ा तो स्टेज पर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए दूसरा से कुछ कहने से पहले, और रही बात जो आपने प्रश्न किया है, यही चीज है, ये देखिए वो पार्टी जो कर रही है वो साफ तौर पे अनुशासित पार्टी खुद को दिखा रही है, और उसका अनुशासन दिख रहा है। अब देखिए अलायंस पार्टनर कोई भी हो, जो सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है वो पार्टनर मान लेते हैं। किसी भी नेता के लिए कोई फैसला ले लिया जाता है उसे माना जाता है। आप ये जरूर कहते हैं कि उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया। अरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो तब होगी ना जब रहेंगे, जब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र की प्रक्रिया? देखिए, हमारी जो बातचीत है, माननीय अखिलेश जी ने जो स्पष्ट कहा है कि सूचियों का आदान प्रदान हो चुका है और टिकटों का बंटवारा हो जाएगा। लिस्ट आज दूसरी भी हमारी आ गई है सर। तो अच्छा एक चीज भुवन जी, अभी सीटों का बंटवारा तय तो हुआ नहीं है, आप कैंडिडेट के लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो ये तो दिखाता है ना कि आपको इस अलायंस से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, जिस राज्य में जो पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी, अभी आप देखिए राजभर जी क्या कह रहे थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया चुनाव आयोग को भी, ये मुझे मंत्री बनाए बिना आचार संहिता लगा के। अच्छा, वो चैलेंज कर रहे हैं आज, और बीजेपी आज बोल दे कि राजभर को हम 1 सीट दे रहे हैं, उसके बाद अगर वो बोले, अभी स्थिति क्या है? देखिए, उनका एक बुजुर्ग व्यक्ति है, पहले तो हम सबकी सिंपैथी उनके प्रति होनी चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति की इन्होंने सांसें फुला दी, अमित शाह से लेकर और योगी जी तक चक्कर लगा के हमारे उत्तर प्रदेश के एक बुजुर्ग के साथ ऐसा अन्याय ये लोग कर रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। हमारी पूरी संवेदनशीलता उनके साथ है। उस व्यक्ति की सांसें फुला के आप क्या करना चाहते हैं? कोई अगर कुछ दिक्कत हो गई तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। हमारी तो पूरी सिंपैथी उनके प्रति। मेरी बात को घुमा गए आप भुवन जी। ठीक है, यश जी कुछ रिप्लाई करना चाह रहे थे। यश जी रिप्लाई कीजिए, साथ ही मेरे सवाल का ये जरूर जवाब दीजिएगा कि जब सीटों का बंटवारा तय हुआ ही नहीं है, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के लिस्ट जारी किए जा रहे हैं, तो जो गठबंधन धर्म होता है उसका पालन यहां होता हुआ आपको दिख रहा है? अभिषेक जी, अब मैं आपको बिल्कुल बिंदुवार, जितना मैं सुन पाया हूँ, कुछ देर से मेरा ऑडियो वीडियो बंद था, बिल्कुल बिंदुवार मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, मुझे मौका दीजिए। आप जो कह रहे हैं कि भाई पार्टी में गठबंधन में जिसके लिए जो तय कर दिया वो फिर उसमें कुछ नहीं बोलता है। मेरी आवाज आ रही है सभी? जी आ रही है। हाँ, तो अब मैं आपके लिए, यदि मैं चैनल का मालिक हूँ और मैं आपसे तय कर दूं कि आपके बैकग्राउंड में वो जो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट दिख रहा है पेंसिल से गोल घूमता हुआ, आपका चेहरा उस गोले के बीच में रहना चाहिए पूरे समय, और मैं कहूं कि साहब मेरे चैनल पे अनुशासन है। ये अनुशासन नहीं है अभिषेक जी। यदि आप पार्टी चीफ का मान नहीं रख सकते, यदि इतने पुराने नेता का जो आपके रक्षा मंत्री बन के बैठे हैं उनका मान नहीं रख सकते, ये अनुशासन नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात की बीजेपी को लेके पुरानी बीजेपी खत्म कर रहे हैं। इसीलिए ये खबरें भी आ रही हैं कि बाकी सारी बीजेपी और आरएसएस मिलके गुजरात बीजेपी से मतभेद रखती है, गडकरी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है। ये सब तरफ से खबरें आ रही हैं। दूसरी बात, आप जो मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी के बारे में कह रहे थे, तो आपने तब ये बात बिल्कुल नहीं उठाई उसी डिबेट में
जब ये शुभेंदु जी अपना आपा खो के कह रहे थे कि आप तो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, ये कह रहे थे और आपने कुछ नहीं कहा था। तो जवाब देना जो है ना अभिषेक जी, वो हमें अच्छी तरह आता है, और ये मेरी कमजोरी नहीं है कि मेरे कुछ कहने से सामने वाला गुस्से में आके अपनी कुर्सी को उछलने लगता है, ये उनकी कमजोरी है। तो मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और आपके माध्यम से इस देश को बता रहा हूं, झूठ को 100 बार बोल बोल के लोगों के सामने परोसा जा रहा है। सच और असली मुद्दा किसी गठबंधन का टिकाऊ होना नहीं है। देश के वोटर के लिए जरूरी है कि जो भी नेता चुना जाए वो उनके यस जी, नौकर अभी की आपने तरह काम सुना करे। होगा, मैंने सिर्फ सीधे यही बैठ के कहा काम कि ना करे। विपक्ष जितना मजबूत होगा देश की तरक्की उतनी ज्यादा होगी और लोकतंत्र तो उतना विपक्ष मजबूत होगा। है अभिषेक जी, कहाँ है सर? नहीं दिख रहा है ना, वही तो नहीं दिख रहा है। आपको कहाँ है, मैं बता रहा हूं आपको। इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप जाके देखिए किस तरीके से लोग आवाज उठा के हमारे साथ आ रहे हैं। इसी समाजवादी पार्टी को देखिए, यूपी में सारे सर विरोध आपके के सहयोगी, बावजूद ये अजय सिंह आपने बिष्ट सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से की। अभी तक आप कई राज्यों को क्रॉस कर चुके हैं। तेजस्वी यादव आपकी यात्रा में शामिल हुए, बाकी सब ने दूरी बना ली। अच्छा सुनिए अभिषेक जी, क्या मैं ये मान लूं कि मणिपुर से हमने जो यात्रा शुरू की वो हमारा मोटिव, वो हमारी जो मांग है कि वहां की महिलाओं के साथ न्याय हो, वो मांग खारिज हो जानी चाहिए? आपकी मांग विपक्ष मजबूत नहीं है सर, आपकी मांग जो आपकी है उससे कौन इनकार कर रहा है? आप मुद्दे उठाइए ना, मुद्दे से कौन इनकार कर रहा है? लेकिन आपको आज के डेट में बीजेपी से लड़ने के लिए अलायंस पार्टनर चाहिए, ये बात आप भी स्वीकार करेंगे? अभिषेक जी आपकी आवाज आना बंद हो गई है। नहीं, मैं ये आ रही है हाँ, आवाज। अब आ गई। आपको अब आ गई, भी मैं अलायंस समझ गया पार्टनर आपकी की बात। जरूरत है बीजेपी से। अभी अगर आपको दो हाथ करने हैं, अलायंस पार्टनर चाहिए, तभी तो आप अलायंस कर रहे हैं। नहीं, देखिए अभिषेक जी, मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं, हमें बीजेपी से दो हाथ करने हैं, उसके लिए हमें जाके किसी से पंजा नहीं लड़ाना है। हमें तो केवल फिर जनता को अकेले ये चुनाव लड़ने का ऐलान अरे कर मेरी दीजिए बात ना तो सर, पूरी फिर होने वही दीजिए अभिषेक नहीं, जी। अकेले चुनाव मैं- लड़ने का ऐलान कर दीजिए। हाँ, तो पंजा हमें जाके मुझे शुभेंदु जी को कुर्सी से पकड़ के उठाने का कंपटीशन नहीं है ना। हमें चुनाव में अपनी बात रखनी है और लोग तय करेंगे कि कौन कुर्सी पर बैठेगा। मैं ये कह रहा हूं कि यदि विपक्ष एकजुट है या नहीं है, उसका फैसला यदि करना है तो आप एनडीए के 38 दलों की समीक्षा भी कीजिए, और नहीं तो आप इस देश जिस में दिन जो असली एनडीए के मुद्दे हैं अलायंस वोटर के, पार्टनर उन पे चर्चा अलग होनी होंगे चाहिए। और वो अपने हिसाब से फैसला लेंगे, मैं चर्चा जरूर करूंगा। और यश जी, मैं आपको गेस्ट के तौर पे बिल्कुल आमंत्रित करूंगा, ये मैं आपको जरूर एश्योर करता हूं। ठीक है शुभेंदु जी, अब आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए यश जी के सारे कॉमेंट आपके ऊपर, जरा एक रिप्लाई अगर आप इस पे करना चाह रहे थे, क्योंकि हाथ आप भी उठा रहे थे, बोलिए। कोई कह रहा है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कोई कुछ और कह रहा है, पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं कहना। मेरे को तो केवल ये कहना है कि कांग्रेस की जो आज की स्थिति है वो बड़ी दर्दनाक है। एक इंटरनल रिवोल्ट जो होने वाला है आज से, कल परसों में, कभी भी हो सकता है। आज ही 3 एमएलएज ने छोड़ दिया और बड़े लीडर्स छोड़ने को कगार पे बैठे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है, और हमको किसको माला के अंदर रखना है, किसको माला के बाहर रखना है, हमें किसने किस तरीके से काम करना है, वो हमारा आउटलुक है। हमारी कोई हमसे अभी बता रहा था कि गडकरी जी को आरएसएस में इतना, यदि आपको संगठन संघ और भाजपा मालूम होता तो शायद ऐसी बातें आप नहीं करते। दूर से लोगों को कुछ भी दिख रहा हो। हमने अभी 2 दिन का जिसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, और उसमें पूरे भारत से आए हुए लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं ने, सीनियर लेवल के कार्यकर्ताओं ने पार्टिसिपेट किया और तय किया है कि अगले 100 दिन के अंदर हम सबसे ज़्यादा मेहनत करके जो कांग्रेस मुक्त भारत है उसकी धारणा पर आगे चलेंगे। और जिस कांग्रेस मूर्खता मुक्त भाजपा कब होगी शुभेंदु जी? वो आएगा, आप उसका भी विचार करो। मूर्खता मुक्त भाजपा, और सुनिए कांग्रेस मुक्त भारत का ऐसा है, मैं खाली एक ही चीज बोल रहा हूँ कि भाजपा जो है ना अपना नाम बदल के एक्स कांग्रेसी पार्टी बन चुकी है। आप चाहे यहाँ पे जितनी भी लंबी फेंक लीजिए, आप कांग्रेस का कचरा उठा रहे हैं पिछले 10 साल। आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 3 जो लोग हैं
बीजेपी के एमएलए अभी भी 15 आपसे मिनट पूछा जा रहा है कि ये स्पष्ट बहुमत अरे की आप सरकार है कि आपको क्या मैं वही छांट कह रहा हूँ, बजा आप रहे हैं हमसे 10 मत साल पूछिए, से? मैं कुछ आपके भी तो किसी नहीं भी हो रहा प्रश्न देश का के जवाब लिए। देने के लिए आप अपने तैयार नहीं हो। संगठन के अभिषेक ठीक जी है, मेरे के अलावा यश कर क्या रहे हैं? अभिषेक जी मेरे यश से जी प्रश्न सुन पूछेंगे, लीजिए, उसका जवाब दूंगा मैं। सुन लीजिए यश जी। अभिषेक जी इस डिबेट के सुन लेते हैं, को सुनाइए। आप कोऑर्डिनेट वही कर बात रहे हैं। हजारों बार बोल चुके आप हैं, उनको मोदी जो जी भी बोल बोलिए, चुके, बोलिए। आप उनसे पूछिए, वो पूछे हमसे क्वेश्चन जवाब हाँ हाँ, देंगे। बोलिए बोलिए मेरे को बोलिए। लगता है, सुनाइए, वो मेरे को हम लगता तैयार है, वही मेरे को रिपीट ये होगा, लगता है, सुनाइए। हाँ, मेरे को लगता है हम 400 के पार बड़े आसानी से जा रहे हैं। अरे इनका कांग्रेस वॉल्यूम की बढ़ाइए। स्थितियां शुभेंदु जी बहुत थोड़ा खराब हो तेज रही बोलिए, है, क्या कर रहे हैं? डे बाय डे खराब हो रही है। जैसे जैसे वो यात्रा को बढ़ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और कमजोर होती जा रही है। हमको लगता है कांग्रेस को वापस अपना आत्मचिंतन कर कर अपना नेता बदलना चाहिए, अपने नेता के एडवाइजर बदलने चाहिए और एक नए तरीके से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। यदि ये कोशिश करेंगे तो आगे देश के लिए भी, लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा। मजबूत विपक्ष से आप क्या समझते हैं? पुतले जलाना चालू कर दें ठीक है, या फिल्मों के आप पोस्टर समझिए, फाड़ने चले जब जाएं? आपको नहीं समझ सर, में आया सड़क तब पे आप उतरिए बताइए। तो सही। निकल जाएं लट्ठे लेके। ठीक है, क्या ठीक समझते हैं आप है, मजबूत ठीक है, विपक्ष? ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, अब एक चीज है, आप देखिए जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है, भले ही यश जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, बीजेपी जो भी करती है वो भले ही कह ले कि वहां डिक्टेटरशिप है, ऊपर से जो कह दिया जाता है सबको मजबूरन मानना पड़ता है। ठीक है, मैं मानता हूं एक मजबूरन ही लोगों को मानना पड़ता है, लेकिन वो पार्टी अपने आप को अनुशासित दिखा तो रही है। आप ये जरूर कहते हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र के नाम पे आपसे नीतीश कुमार दूर हो गए, आपसे आम आदमी पार्टी भी ऑलमोस्ट दूर होती हुई दिख रही है, आरएलडी आपसे दूर हो गई, टीएमसी आपसे दूर हो गई, आपका पूरा का पूरा कुनबा बिखर गया और आप उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से इस चीज के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी नीति क्या है, आपकी रणनीति क्या है, आपका वॉरियर कौन है और आपका वार रूम कौन देख रहा है। क्योंकि जिस समय आप ये मान के चलिए, मुझे पिछले 35 वर्ष हो गए ये राजनीति का विश्लेषण करते हुए, और मैं ये देख करके मैं पहले ही आपके चैनल के ऊपर भी डिबेट में मैंने बोला था कि ये समय जो है किसी यात्रा वात्रा का समय नहीं है। ये समय इस समय अपने वार रूम में बैठ करके और रणनीतियां बनाने का है। ये समय अपने वार रूम में बैठ करके अपनी सेनाओं को कूच करने का आदेश देने का समय है। यानी कि ये आप चुनावों को एक तरह का आप युद्ध ही समझ के चलिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जब जो काम करना था उसकी बजाय इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं यात्रा के अंदर आप ये समझ लीजिए व्यस्त हो गया, और इसकी एक स्थिति ऐसी हो गई कि वो एक हल्की फुल्की भाषा में कहा जाता है ना कि जब अंदर गए तो भंडारा खत्म और जब बाहर आए तो चप्पल चोरी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति होगी, यात्रा से कुछ विशेष लाभ हुआ नहीं, उल्टा ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं समझ लीजिए अपने आप या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको कोई ना कोई डेंट दिया जा रहा है, और वो डेंट लग लग करके आज स्थिति ऐसी हो गई कि जो एक चुनाव के अंदर जो मोरल होता है कहीं ना कहीं वो मोरल भी हतप्रभ होता जा रहा है। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हतोत्साहित होते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब कहते हैं कि भाई जनता, देखिए इस चीज में अभिषेक जी आपको कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि जहां पे एक तरफ ये जिस तरीके से रणनीति चल रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रसाद वितरण के नाम पे, चाहे अक्षत वितरण के नाम पे, चाहे पताका वितरण के नाम पे, एक एक राउंड जनता के साथ उनका भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषंगिक संगठन लोगों से कनेक्ट कर चुके हैं जनवरी महीने के अंदर ही। तो कहने का तात्पर्य इन चीजों का ही चुनावों के अंदर परिणाम होता है, जो आगे जाकर के परिणाम में परिलक्षित होता है। ठीक है, अब के शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। देखिए ऑफ एयर जब मैंने कई लोगों से बात की है, चाहे वो राजनीति के जानकार हों या पार्टी नहीं बोलूंगा, कई नेताओं की भी ये राय रही है कि कांग्रेस को अकेले मैदान में उतरना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, चाहे वो 24 की बात हो, 24 में अगर नहीं जीत पाए 29 के लिए आप तैयारी कीजिए, लेकिन आज से जब तैयारी करेंगे, जैसे बीजेपी ने 80 से तैयारी शुरू की, आज पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है, तो कई लोगों की यह राय मैंने देखी कि कांग्रेस को अकेले मैदान में उतरना चाहिए। और क्या कांग्रेस ने यही समझा, और शायद यही वजह रही कि इस अलायंस पर कांग्रेस उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना देना चाहिए था। के शर्मा जी, आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। अभिषेक जी, जो आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। पहले भी मैंने बहुत सारे डिबेट में मैंने ये बोला कि 2024 कभी भी चुनाव, यदि पार्टी को यदि बड़ा बनाना है
और अपनी संगठन जो टूट गई है, जो कमजोर हो गया, उसको यदि कमजोर से मजबूत बनाना है तो आपको हर चुनाव जीतने के लिए नहीं, हर चुनाव मजबूत के लिए अपने परसेंटेज वोट बढ़ाने के लिए करना चाहिए। कांग्रेस जिस तरह से यदि अभी आज झुक के यदि उसने समझौता कर लिया छोटे छोटे पार्टियों से, तो छोटे पार्टी ये बड़ी हो जाएगी और कांग्रेस और डे बाय डे छोटी हो जाएगी। अभी हमारे जो एक और निरंजन पोद्दार जी हमारे भाई ने जो एक सजेशन दिया कि ये बात सही है कि चुनाव ये जो वक्त है वो रैली करने का नहीं था, ठीक है रैली कर रहा है, बट कभी भी कोई मेहनत है ना जो वो बेकार नहीं जाता। अब देखिए इसका रिजल्ट 2024 में नहीं आएगा, लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा जो है कहीं हो सकता है 29 में ये रिजल्ट दे दे, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ और यूनिटी अभी नहीं है। तो कम से कम अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, अकेले कम से कम जो सेना तैयार होगी, जितने लोग चुनाव पे लड़ेगा अकेला, कम से कम वो पार्टी से जुड़ेंगे। पर ये नहीं कि दूसरे पार्टी से जो टूट के आ रहे हैं उनको वोट दे दो, उनको टिकट दे दो, क्योंकि वो फिर वो हार जाएंगे और फिर वापस उसी पार्टी में चले जाएंगे। ठीक है यश जी, अभी आप देख रहे हैं एनडीए, देखिए आज झगड़ा चल रहा है सीट बंटवारे का इसमें इंडी अलायंस में, लेकिन फ्यूचर में देखना यही चीज बिहार में रामविलास पासवान हाजीपुर सीट का भी झगड़ा होगा, बिहार में भी होगा और भी राज्यों में इनके, क्योंकि बिल्कुल इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी तक बीजेपी ने भी कोई बंटवारा कर लिया हो सीटों का, तो ऐसा नहीं है। भुवन जी रिप्लाई करना चाह रहे थे, रिप्लाई कीजिए जल्दी से भुवन जी। देखिए आदरणीय पोद्दार जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा चुकी है, अक्षत लेकर, प्रसाद लेकर, पटाखे लेकर। यही तो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। भाई भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल अगर होता, देश के प्रति, विकास के प्रति इनकी सोच होती तो 2 करोड़ नौकरी का साथ देती, किसानों की आय दुगनी का काम करते, किसानों की आय की दुगनी का बताते, काले धन का बताते, जो इनके वादे थे उनका बताते। लेकिन ये लोग तो आए हैं इसी प्रकार के काम भुवन जी, तो आप भी ये मुद्दे लेकर के उतरिए ना मैदान में, आप भी तो पीडीए लेकर के उतरे हैं। अरे मैं आपसे बता रहा हूँ ये अक्षत के नाम से आए थे, पटाखे के नाम से आए थे, या फिर ये घंटी बजाने, शंख बजाने, मोमबत्ती बजाने, टॉर्च बजाने। आप भी तो पीडीए कर रहे हैं, ठीक है। क्या देश नाली से गैस बनाने का आविष्कार करने के लिए आया था? सर देश पीडीए से भी तो नहीं चलेगा ना, ठीक है। रस्सी जल गया अभिषेक जी, बल नहीं गया, ठीक है। यश जी जल्दी से 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। अभिषेक जी देखिए, जो पूरी चर्चा यहाँ पे हो रही है और जो आपको भुवन भास्कर जी बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि ये गठबंधन, पार्टी, वोट, सीट शेयरिंग, ये सब कुछ माध्यम है, लक्ष्य है देश के लिए काम करना। इसको आप उल्टा मत कीजिए। माध्यम देश की सेवा और लक्ष्य पार्टी नहीं है। इस बात को सभी को समझना होगा, नहीं तो हम सदियों तक यही चर्चा करते लक्ष्य देश है सर, तो 5 उंगलियां मुट्ठी हो, जो आप कर रहे थे, मुट्ठी हो आप ये कर रहे थे, उसके पास रहने दीजिए। वो लोगों के हाथ काट के अपनी मुट्ठी बड़ी करने वाली बीजेपी का काम तो हम करेंगे। अरे सर मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप मुट्ठी बना रहे थे, ठीक है। हमारा हाथ वो मुट्ठी धीरे धीरे खुल रही है, मैं वही कह रहा था। शुभेंदु जी 10 सेकंड में जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए 10 सेकंड में तो मैं यही कह पाऊंगा, अब की बार 400 पार, अब की बार बिना ईडी के 0। शुभेंदु जी ठीक है। निरंजन पोद्दार जी 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। देखिए मेरा तो यही मानना अभिषेक जी कि कांग्रेस धरातल की राजनीति करते, अपोजिशन जनता के जनादेश को समझे, अपोजिशन इन सारी चीजों को देख करके अपने आप की कुछ मजबूत स्थिति बनाए, यानी कि वो विपक्ष में आने वाली स्थिति तो कम से कम अपनी पैदा करे, जिससे कहीं ना कहीं। अच्छा एक छोटा सा सवाल मेरा बस ये है कि क्या कांग्रेस भी चाहती थी कि ये गठबंधन ना चले? जी मेरे से सवाल है जी। नहीं देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से मेरे हिसाब से कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी, और जिस तरीके से आज कांग्रेस किसी भी स्तर पे जाकर के इस गठबंधन को बचाना चाह रही है, मेरे हिसाब से कांग्रेस की यह सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि कांग्रेस आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सामने शरणागत है, जिस हिसाब से ममता बनर्जी के सामने शरणागत है, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के सामने शरणागत है, और यही कांग्रेस ने आज उससे अगर उबरना है तो कांग्रेस को अपने दम पे अकेले मैदान में उतरना चाहिए, भले ही संघर्ष में 2 साल 4 साल 10 साल लग जाए। ठीक है के शर्मा जी जल्दी से 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। मेरा ये कहना है कि देश में 2 पार्टी होनी चाहिए, एक कांग्रेस, बीजेपी, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है जिस तरह से डेमोक्रेसी को की हत्या कर रहा है,
नहीं, ये तो खैर नहीं, अभी नहीं, फिलहाल ये एक अलग चीज है, ये तो अलग विषय है। पॉसिबल नहीं है। नहीं, के शर्मा जी, ये संभव नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ हर किसी को अपना अपना अधिकार है। आप तो भुवन जी को सीधे बोल रहे हैं कि अपनी पार्टी को बंद कर दीजिए। ठीक है, बहरहाल कोई नहीं, इतना ही वक्त है मेरे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।